जो भी पद हमारे पास था महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव का, उससे भी हमने त्यागपत्र दे दिया। रीजन कोई पर्सनल नहीं है और दरअसल ये जो फैसला हुआ, ये जो सरकार चल रही थी बिहार में महागठबंधन की, इसमें बात विचार होना चाहिए था। एक अच्छी सरकार चल रही थी और जिसमें नीतीश जी की भी इमेज बन रही थी और साथ ही जो उनके डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उनका काम बहुत अच्छा था, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। उनके नौकरी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, और लोगों ने अप्रिशिएट किया था और समाज में अच्छा एक मैसेज था। वो मैसेज ब्रेक हुआ और मैं समझता हूं कि उनका भी कमिटमेंट था कि इस दफा देश हित में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इंडिया के फ्यूचर को बचाने के लिए, मुस्तकबिल को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए। तो वहां हम आहत हुए बहुत ज्यादा और आज हम ये मजबूर हुए कि मतलब इस पार्टी को छोड़ करके कोई और रास्ता चुने। तो रीजन क्या मान रहे हैं सर कि आप नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया महागठबंधन से अलग होकर फिर से एनडीए में जाने का, क्या वो एक बड़ी वजह है? बड़ी वजह वही है और उससे ज्यादा वजह कोई हो नहीं सकती। देश हित सबसे बड़ी चीज होती है, वो थी। तेजस्वी जी भी लगातार कह रहे थे कि एनडीए ने, बीजेपी ने हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया। तो लगता है कि नीतीश कुमार को अब बीजेपी ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है, या फिर जेडीयू में ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता है जो चाहते नहीं है कि आप लोगों के साथ अलायंस रहे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि नीतीश जी का जो फैसला है इस दफा का, कम से कम जो मेरी उनसे अपने इंडिविजुअल लेवल पे बातचीत रही है और जितना मैंने समझा है, इसमें उनका फैसला कम है और कुछ लोगों का दबाव जरूर उनके ऊपर था जिसकी वजह से वो अलग हुए हैं। तो ये देश हित में और राज्य हित में ठीक नहीं हुआ, यही मेरा मानना है। 15 साल पहले के जेडीयू में और आज के जेडीयू में क्या डिफरेंस देख रहे हैं सर? किस तरीके से क्या लगता है कि आज नीतीश जी का जो देखिए, मैं तो कमजोर हो गया है? मैं तो नीतीश कुमार जी को 89 से 1 to 1 जानता हूं और मैं जब गया था उनके पास, जब मैंने ज्वाइन किया था तो सब कुछ अच्छा ही सोच के ज्वाइन किया था और उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी करना आज के दिन ठीक नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो फैसला लिया है उससे मैं सहमति नहीं रखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जहां भी हों सेहतमंद रहें और उनके लिए अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। आगे अब सर आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर कहां से लोकसभा लड़ने की कोई तैयारी है? अब ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन बेकार तो नहीं बैठना है और कोई तकरीबन 4 मरतबा लोकसभा में रहे हैं तो राजनीति तो करना है, राजनीति करना है। 24 में लोकसभा आप लड़ेंगे? अगर कोई अच्छी पार्टी तो टिकट देगी और हमें लड़ाएगी, इस लायक समझेगी तो जरूर लड़ेंगे। किस सीट से सर आप? मैं तो बराबर मीडिया में भी कहा और आज आपके जरिए कह रहे हैं कि हम मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते थे। लोकसभा आप मधुबनी से लड़ना चाहते हैं? जी। अच्छा, अभी जो इंडिया गठबंधन है सर, उसका क्या भविष्य आप देख रहे हैं देश में और बिहार में? जो इंडिया अलायंस बना है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार, तो क्या लगता है? वो तो याद होगा, बंगाल में कहते थे इतना 100 पार, फिर लड़ने गए कर्नाटका में तो इतना 100 पार, फिर लड़ने गए अभी तेलंगाना तो इतना 100 पार। वो हर जगह पार कर देते हैं। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल के खिलाफ लड़े तो वहां भी ऐसे ही कहा
कहां पार लगा सके वो। और पिछली दफा जो आपको याद होगा बिहार आए थे वो 2015 में, जो ये सब मिलकर लड़ रहे थे लालू जी नीतीश जी, तो इतना 100 पार जाने क्या क्या बांट दिया बिहार के अंदर। लेकिन आपने देखा रिजल्ट तो पब्लिक के हाथ में है। और गारंटी दे रहे हैं जनता 400 पार की, और मोदी की गारंटी दे रहे हैं 400 पार की भी गारंटी दे रहे हैं सर। मोदी जी की गारंटी अगर खोजनी है तो उनके फर्स्ट डे से सोचिए, जो वो पहली मर्तबा प्रधानमंत्री बने, 2 करोड़ नौकरी की गारंटी हर साल, 15 लाख रुपया हर के खाते में जाएगा उसकी गारंटी, गंगा साफ हो जाएगी उसकी गारंटी, पूरे देश के अंदर इनको स्मार्ट सिटी बनाना था उसकी गारंटी, जो विदेश चले गए अरबों रुपया लेकर देश का उसको वापस लाएंगी उसकी गारंटी। अगर आप याद करें तो इन्होंने कहा था कि जो काला धन है देश के अंदर और बाहर वो सब आएगा। तो इनको काला धन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है उसके अंदर नजर आता है, लेकिन अगर आप देख लें तो काला धन 2 रुपया बाहर से विदेश से नहीं आया, ना एक कल्प्रिट पकड़ा गया, ना उसमें कोई कार्रवाई हुई बड़ी। तो देखिए उनकी गारंटी तो बहुत सारी है। अब ये मुल्क है, इस मुल्क की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, एक इकोनॉमी है। तो इस मुल्क में तो थैंक्स टू मनमोहन सिंह उन्होंने जो रिफॉर्म्स किया उसकी वजह से जो आज देश के अंदर प्रगति है वो आपको नजर आ रही है। वरना हम लोगों ने भी इस मुल्क को देखा है, अब हम लोग भी खासी उम्र हो गई तो क्या हालत थी और आज क्या हालत है। और ये सब अगर इसके पीछे कोई है तो उसके पीछे कांग्रेस की सरकारें हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने सही माने में देश को एक दिशा देने का काम किया है। चाहे आज आपको बिजली मिल रही हो, चाहे गांव-गांव सड़क पहुंची हो, या सस्ता अनाज। आपको याद होगा फूड गारंटी बिल कौन लेके आया था? 1 रुपए में गेहूं और 2 रुपए में चावल, फूड गारंटी बिल। अब ये तो सब चीज अपने नाम लेते हैं। और क्या पहले शौचालय नहीं बनता था? अब इस मुल्क के अंदर 6.5 लाख से ऊपर गांव है। तो ये भाषण में अपने बोलते थे कि आज भी 19,000 गांव में बिजली नहीं है। भाइयों बहनों, क्या 19,000 गांव में बिजली जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? तो ये नहीं जिक्र किया उन्होंने कि 6.5 लाख में बाकी जगहों पर बिजली पहुंच चुकी है। तो ये तो अगर आपको याद होगा ये यूपीए 1 में ये कमिटमेंट लिया गया था कि 2020 तक गांव-गांव बिजली पहुंच जाएगी। तो ये सब छोड़े, ये उनके जो गारंटी है ना, वो गारंटी सबको मालूम है किस चीज की गारंटी। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल सरकारी काम कम करती है, पॉलिटिकल काम ज्यादा करती है। वो हर वक्त अगले चुनाव की तैयारी, ये गलत है। राजनीति को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो वक्त आपको मिला है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समय को वहां लगाइए। तो ठीक है, वो कितना पार तो वक्त बताएगा, रिजल्ट बताएगा कितना पार हुआ। एक आखिरी सवाल सर, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो है पब्लिक हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज बीजेपी का है। और 2 दिन पहले जेडीयू की भी 10 करोड़ की बॉन्ड की रसीद आई। उसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति ने जेडीयू ऑफिस में बंद लिफाफे में पैसा दे दिया। तो ये दोनों चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक सवाल पैदा होता है, जब ये बॉन्ड आया था तभी संदेह के घेरे में आया कि एक आदमी अपना सोर्स नहीं बताएगा कहां से पैसा आया, और फिर उसका नाम भी उजागर नहीं होगा। तो ये तो सीधा सीधी जो पार्टियां पावर में रहेंगी, दिल्ली की सरकार मतलब भारत सरकार में और राज्यों की सरकार में, उसको ज्यादा चंदा आएगा। और वो स्पष्ट हो गया
कि भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ से ऊपर का बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड आया। अब एक चीज बताइए मुझे आप, अब उनका प्रचार चल रहा है कि पूरे विपक्ष को मिला करके अगर देखिए, उससे क्या मतलब है? यहाँ पॉलिटिकल पार्टी अगर कांग्रेस हारती है पूरे देश में, तो पूरे देश में चुनाव भी लड़ती है वो। अभी उसका नीचे है। कल भारतीय जनता पार्टी ये बोलेगी अगर हार जाए कि साहब हम तो इतना हारे हुए हैं, इतना बॉन्ड हम रख के क्या करेंगे, इसको हम वापस करते हैं कांग्रेस को। तो इसमें ये बात सही है कि पार्टियों को पैसा चाहिए, लेकिन पार्टी के पैसे के साथ उसके अंदर थोड़ी रैशनलिज्म भी होनी चाहिए थी। वो उस जो कानून बना था उसमें प्रावधान होना चाहिए था कि आप सबको दीजिएगा, ये नहीं कि ईडी के डर से और इनकम टैक्स के डर से या किसी और दबाव में आप सब एक ही पार्टी को देते चले गए। क्या आरजेडी के तरफ से कोई दरवाजा ओपन है सर लास्ट? भाई देखो, एक चीज ऐसा है कि मैं तो आरजेडी ही में था और 89 से लालू जी के साथ था। हाँ, शुरुआती दौर में नीतीश जी भी हम लोगों के साथ होते थे 89 से 92-93 तक, जो अलग हुए। तो हम लोग तो शुरू से लालू जी के साथ हैं और उनकी पार्टी से तो हम 4 मरतबा लोकसभा गए, 3 मरतबा हारे, 1 मरतबा मेरा लड़का भी राष्ट्रीय जनता दल से असेंबली का मेंबर हुआ। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उनके साथ काम करने में, और उनका तो बहुत प्यार रहा मेरे ऊपर, और ही लव्स लाइक एनीवन, मतलब जो भी नियर डियर होता है उस लिहाज से उनका प्यार हमारे तरफ है। और तेजस्वी इज डूइंग वेरी वेल, मतलब एज ए लीडर, एज ए मतलब तकरीर करने में हो, काम करने में हो, तो डिलीवर करके दिखाया। आज जो हम लोगों पर जब पहले काम करते थे हम लोग कि ये लोग फला काम नहीं करते, फला काम नहीं करते, आज उसने प्रूफ किया कि डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी, यूथ को आगे बढ़ाना, वो किस तरह से होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं। मतलब हर बिरादरी, हर जात के लोग जो वो बोलते थे पहले बीच में A to Z, मतलब सभी कम्युनिटी के लोग खुश हैं आज।